लड़की तब पूरी तरह सन्न रह गई जब उसे पता चला कि कुछ ही दिन पहले जो अजनबी आदमी उसे 1 अरब येन देकर प्रपोज कर रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था जापान का सबसे ज्यादा पॉपुलर बेस्ट सेलिंग लेखक जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और जिसने हाल ही में जीत लिया था 30वां पोलारिस ग्रैंड प्राइज एक प्योर लव नॉवेल के लिए। न्यूज में चल रहा था कि उसकी किताब ने पूरा कैंपस हिला दिया है, हर कोई वही पढ़ रहा था। वो किताब जिसे लोग एक दूसरे को पास करते घूम रहे थे। कोहारू की बेस्ट फ्रेंड लिली ने भी उसे वही नॉवेल पढ़ने को कहा था, लेकिन कोहारू को अपनी राइस बॉल शॉप संभालनी थी तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया था। उसे क्या पता था कि जिस जीनियस राइटर को सब कारो कहते हैं वो असल में मिस्टर कुरोसाकी का पेन नेम है, और यही बात कोहारू को और ज्यादा उलझा रही थी। जो आदमी इतने खूबसूरत लव स्टोरी लिख सकता है वो एक आम सी हाई स्कूल लड़की को 1 अरब येन देकर शादी का ऑफर क्यों करेगा? कोहारू के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या वो उसे सिर्फ अपनी अगली कहानी का मटेरियल बना रहा है? बेचैनी में उसने लिली से वो नॉवेल मांग लिया। फर्स्ट थंडर लव जैसे ही उसने पहला पेज खोला वो रुक ही नहीं पाई। कुरोकी की लिखावट इतनी नरम, इतनी प्योर थी कि पहले प्यार की धड़कनें सीधे दिल में उतर रही थी। सिर्फ एक दोपहर में उसने पूरी किताब खत्म कर दी और आखिरी पेज बंद करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उधर दूसरी तरफ कुरोकी का मैनेजिंग एडिटर सुनाफुमी टेबल पर रखे ढेर सारे राइस बॉल्स देखकर दंग रह गया। वो पूछने ही वाला था कि ये सब क्या है, तभी कुरोकी ने पहले ही कह दिया, ये सब आपकी वजह से है। आपने ही तो कहा था कि पैसों से अजनबियों के बीच का फासला सबसे जल्दी कम होता है। और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, 1 अरब येन किसी को भी ड्रीम बॉय बना सकता है। कुरोकी ने माना कि उसने वही किया और उसी अरब येन से वो उस राइस बॉल शॉप वाली लड़की से मिलने पहुंचा था। ये सुनते ही सुनाफुमी ने उसे बीच में रोक दिया। तुम पहले ही रिजेक्ट हो चुके हो। जापान में, खासकर टोक्यो में, अक्वेंटेंस कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जब लड़की कहे लेट्स बी फ्रेंड्स तो समझ लो ये साफ ना होता है, और जब वो कहे हम तो बस जान पहचान है तो मतलब तुम दोस्त के लेवल तक भी नहीं पहुंचे। सुनाफुमी पूरे यकीन से बोला, तुम्हारा उस लड़की के साथ आगे कुछ भी होने का 0 चांस है। बेहतर है उसे भूल जाओ, अपनी एनर्जी नई कहानियां लिखने में लगाओ। उसके बाद पूरा 1 हफ्ता बीत गया और कोहारू ने कुरोकी को एक बार भी नहीं देखा। वो उलझी हुई थी। क्या मुझे पहले कॉल करना चाहिए? तभी पीछे से उसके छोटे भाई शिफुयू की आवाज आई, दीदी तुम्हारे फोन में उस क्रीपी स्टॉकर का नंबर क्यों है? वो नंबर छीनकर फाड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसने कोहारू की आंखों में दर्द देखा तो वो चुप हो गया। बहन से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला भाई, उसे बस डर था कि उसकी दीदी किसी गलत आदमी के हाथों खेली जाएगी। आखिरकार कोहारू ने फोन उठाया और कॉल कर दी कुरोकी को।